हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिया है सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वो डाकिया की राह क्यों देखती है। तो बिस्नी और मुन्नी जो है इसको मानक की प्रतीक्षा है और वो डाकिया की राह इसलिए देखती है कि मानक की चिट्ठी आए इस आशा में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। तो बिस्नी और मुन्नी जो है इनको मानक की प्रतीक्षा है। अब मानक है कौन? तो बिस्नी का बेटा है और मुन्नी का भाई है। और वो प्रतीक्षा करती क्यों है? तो प्रतीक्षा इसलिए करती है क्योंकि मानक जल्दी से घर वापस आकर अपनी बहन जो मुन्नी है इसके हाथ पीले करवाएगा, यानी कि इसकी शादी करवाएगा। और वो डाकिया की राह इसलिए देखती है कि कहीं मानक का कोई चिट्ठी तो नहीं आया, कहीं मानक का कोई चिट्ठी तो नहीं आया। इस आशा में डाकिया की राह बिस्नी और मुन्नी जो है ये देखती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिस्नी और मुन्नी जो है इसको अपनी मुन्नी को अपनी भाई की और बिस्नी को अपने बेटे की यानी कि मानक की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा इसलिए है ताकि वो आकर के जल्दी से मुन्नी की शादी करवाएगा, उसके हाथ पीले करवाएगा। और डाकिया की राह मानक की चिट्ठी की आशा में वो देखती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायें किस ओर दौड़ पड़ी हैं। तो गायें जो है रवाती हुई अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी है ताकि अपने बछड़ों को दूध पिलाते हुए चाटे और पुचकारे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ याद करने जैसा आपको है ही नहीं, बस आपको समझना है कि गायें किस ओर दौड़ पड़ी है। तो गायें जो है अपनी बछड़ों की ओर दौड़ जाती है। जैसे आप गाय को खोलिएगा तो क्या होता है, जो अपने बछड़ा होता है उसकी ओर गाय जल्दी से दौड़कर चली जाती है। ताकि क्यों जाती है? ताकि वो अपने बछड़ों को अपना दूध पिलाए और उसे चाटे और पुचकारे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति न होगी तो क्या होगा, न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो पूरी पृथ्वी लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती। वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात करते हैं, विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। अगर वाक शक्ति ही नहीं होगा तो हमारे जीवन का गति रुक जाएगा, पूरी सृष्टि गूंगी हो जाएगी, विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, बस आपको समझना है कि अगर वाक शक्ति नहीं होगी, बोलने की शक्ति होगी ही नहीं, तो क्या होगा कि लोग एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वो बातचीत करना बंद हो जाएगा। सभी लोग चुपचाप किसी कोने में आराम से बैठे रहेंगे। जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपनी भावनाएं किसी को बताते हैं या किसी की भावनाएं या किसी की बातें हम सुनते हैं या फिर अपनी बातें किसी को बताते हैं, ये जो विचार का आदान प्रदान करते हैं ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जो हम विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं वाक शक्ति के द्वारा ही करते हैं, यानी कि बोलने की शक्ति के द्वारा ही करते हैं। और ये सारा काम जो है क्रियाकलाप जो है रुक जाएगा अगर हमें वाक शक्ति नहीं होगी तो। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर वाक शक्ति नहीं होगी तो क्या होगा, सबको पता है। अगर किसी के पास बोलने की शक्ति होगी नहीं तो क्या क्या हो सकता है। इतना याद रखिएगा कि बोलने की शक्ति नहीं होगी तो पूरी सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होगी, कोई विचार का आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा, कोई काम हो ही नहीं पाएगा। समझ गए? इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जो है उनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी और इनका विवाह जो है ये अक्टूबर 1920 में हुआ था। और ये जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती देवी, ये ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। इसको भी याद रखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, एक साल ये पूछा भी जा चुका है और इस साल भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता रहे हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन सिंपल सा था, बस आपको नाम याद रखना है और वो नाम है प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम तो याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण और प्रभावती देवी का विवाह जो है हुआ था अक्टूबर 1920 में। और जो प्रभावती देवी थी, ये प्रभावती देवी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो इस चारों प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ तक आप लोग जरूर समझ ही लिए होंगे। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से आपको बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश का जो गेस्ट पे क्वेश्चन का नोट्स है नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जो भी बच्चे इसका नोट्स ले लिए, ये पीडीएफ ले लिए, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि कैसे आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का जितने भी चैप्टर हैं, इंग्लिश में जैसे कि आपके 21 चैप्टर है और हिंदी में आपके टोटल 26 चैप्टर है, 13 चैप्टर गद्य खंड में और 13 चैप्टर काव्य खंड में। तो हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि आपके एग्जाम
एग्जाम के लिए जो भी हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में भी जो भी इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा कुछ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और किसी एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। अब ये जो पीडीएफ है मिलेगा कहाँ पे, सबके मन में हुआ कि मिलेगा कैसे और मिलेगा कहाँ पे, तो जो आपका व्हाट्सएप नंबर होगा ना उस व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप लेना कैसे है, तो ये जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आपको केवल और केवल 30 रुपये पे करना है, और 30 रुपये में ही आपको दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, एक सब्जेक्ट का नहीं, दोनों सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल रहा है। ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल आपको क्या करना है 30 रुपये पे कर देना। और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, ये जो नंबर इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इस व्हाट्सएप पर आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये जो आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पर आपको भेज देना और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आप लोग लिख दीजिएगा, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। और इस तरह से क्या हो जाएगा, आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा। जैसे आप पे कीजिएगा, सब्जेक्ट बताइएगा, आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, इसी पीडीएफ से, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, हिंदी या इंग्लिश में, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आखिर आएंगे तो बुक से ही ना, और बुक का जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा अधूरा है, यहाँ पर होना चाहिए था थोड़ा और, इसमें पता होना चाहिए ना कि किस कहानी के पात्र की सूची तैयार करना है। तो उसने कहा था जो कहानी है उसके पात्रों की सूची एक तैयार करें, ये क्वेश्चन होना चाहिए। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरह से पूछा जाएगा। तो आपको लिखना कैसे, तो उससे पहले एक और चीज़ आपको बता दें, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लिए तो आपके 4 नंबर और नहीं तो 2 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। अब क्यों 2 नंबर पक्के हो जाएंगे तो वो आपको बताते हैं। अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो 2 नंबर तो आपके यहाँ से आ जाएंगे। अगर नहीं भी पूछा ना तो ये फिक्स रहता है कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही इतना से, कि जैसे पूछ सकता है आपसे बोधा सिंह कौन था, हजारा सिंह कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, ये सब आपसे पूछ लेगा। और ये कम से कम 2 नंबर का पूछेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का भी पूछ सकता है। यानी कि सिर्फ ये एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर तक दिलवा सकता है और कम से कम 2 नंबर तो आपके आज इस क्वेश्चन से पक्के ही हो जाएंगे। वीडियो से नहीं, सिर्फ इस क्वेश्चन से आपके पक्के हो जाएंगे 2 नंबर। तो इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि उसने कहा था कहानी के जो पात्र हैं उसकी सूची देख लीजिए। तो सबसे पहले पूछेगा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछ ले कि लहना सिंह कौन था तो रेजिमेंट का एक जवान था। वजीरा सिंह कौन था तो रेजिमेंट का जवान भी था और विदूषक भी था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पलटन का विदूषक कौन था तो वजीरा सिंह था। हजारा सिंह था रेजिमेंट का सूबेदार। सूबेदार ये जो हजारा सिंह है इसकी पत्नी थी और बचपन में जो लहना सिंह को सिख लड़की मिली थी वही सिख लड़की आगे चलकर सूबेदारनी बन गई थी। और ये बोधा सिंह कौन था तो ये जो देख रहे हैं हजारा सिंह और सूबेदारनी, इस दोनों का बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। और लप्टन साहब कौन थे तो रेजिमेंट के ऑफिसर के वेश में थे। और कीरत सिंह था लहना सिंह का भतीजा। ये भी पूछा जा सकता है कि कीरत सिंह कौन था या फिर लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था, तो इस तरह से याद रखिएगा कीरत सिंह। और अंतर सिंह कौन था तो सिख लड़की जो लहना सिंह जो 12 वर्ष की उम्र में लड़की से मिला था, उस समय लड़की की उम्र थी 8 वर्ष। तो उस समय जो लड़की गई थी अपने मामा के यहाँ और लहना सिंह भी अपने मामा के यहाँ गया था, तो उस लड़की जो अपने मामा के यहाँ गई थी तो आपको याद रखना उसके मामा का नाम क्या था तो अत्तर सिंह। इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। और इतना ही बस आपको याद रखना है। ये जो कहानी के पात्र हैं ये 8 पात्र हैं, ये 8 को अगर अच्छे से याद रख लेते हैं तो आपके 2 नंबर इसी क्वेश्चन से इतना सही पक्का हो जाएगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही, और हो सकता है अगर लघु उत्तरीय में पूछ ले या ऑब्जेक्टिव 3-4 इससे पूछ ले तो आपके 6 नंबर भी पक्के हो सकते हैं बस इतना याद करने से। इसलिए इसको अच्छे तरीके से आपको रट लेना है, याद कर लेना है। और अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने आनंद से कौन सा बात कहा था, क्या कहा था। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि बुद्ध ने आनंद से कौन सी बात बोली थी। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था ना वो पहले 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। कितना पहले चलने वाला था तो 500 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है।
चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा। तो मालती है कौन, तो रोज जो कि कहानियां जिसके की लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। तो रोज कहानी की जो नायिका है उन्हीं का नाम ही क्या है, तो मालती है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन जो है इसके पहले आप कहानी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कहानी में क्या रहता है कि एक लड़की रहती है मालती, जिसका कि शादी हो जाता है और शादी के 4 साल बाद जो लेखक रहते हैं उसके घर पर उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसके घर पर जाते हैं। उसके घर का जैसा भी वातावरण मालती के घर का वातावरण लेखक को लगता है यानी कि अज्ञे को लगता है, उसी को इस रोज कहानी में वो बताते हैं। समझ गए, तो यही इस कहानी में था। तो मालती के घर का वातावरण जो है आपको कैसा लगा, आप जो कहानी पढ़े अगर रोज कहानी, तो आपको मालती का घर का वातावरण कैसा लगा। जैसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े होंगे, अच्छा ही कहानी है। तो मालती का घर का वातावरण जो है ये नीरस और उबाऊ टाइप का था। उसमें कहीं भी ताजगी या प्रसन्नता नहीं थी। मालती में युक्ति वाला रस भी नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह से असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है मालती, तो मालती का क्या कि सुबह उठना उसका एक ही काम था कि घर का जितना काम है वो सारा करना, पति को तैयार करना ताकि वो अपने ऑफिस चले जाए। वो डॉक्टर थे, मालती के पति का नाम था महेश्वर। वो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। समझ गए। और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में कि गैंग्रीन क्या होता है। तो याद रखिएगा, गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है जो कि किसी विषैले जीव के काट लेने से या कांटा चुभ जाने से हो जाता है। और ये जिस भी अंग में हो जाता है गैंग्रीन नामक बीमारी, उस अंग को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है। तो महेश्वर जो थे मालती के पति, वो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। तो क्या करते, तो वो अपना हॉस्पिटल में रहते थे जो महेश्वर थे, और मालती घर पर पूरी दिन अकेली रहती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था टिट्टी, मतलब वो बच्चा रहता था और मालती रहती थी। और मालती पूरा दिन घर का काम करती रहती थी, यानी कि घर का जो भी काम होता है वही। और रोज उसका जीवन यही था कि रोज उठना, सेम वही काम। ऐसा लग रहा था कि मालती जो है अपने परिवेश से, यानी कि अपना जो उसका जीवन है, रोज रोज एक ही काम करके वो अपने जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट हो चुकी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि मालती का घर का वातावरण आपको कैसा लगा। 2 वर्ड आपको बस याद रखना है, नीरस और उबाऊ। इसके आगे आप लोग खुद बनाकर लिख दीजिएगा कि मालती का घर जो था बहुत ही ज्यादा नीरस था, उबाऊ था। वहां पर कहीं पर भी खुशहाली नहीं थी, कहीं पर भी प्रसन्नता नहीं थी, ताजगी नहीं थी। मालती में ऐसा लग रहा था कि युवती वाला रस ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके मालती जो थी उसके उम्र की जो लड़कियां जिस तरह से रहती है, वो चंचलता भरा रहता है उनके अंदर, वैसा कुछ मालती के अंदर था ही नहीं। उसका जो जीवन था बुरा, नीरस और उबाऊ टाइप का हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसका जो बच्चा है टिट्टी वो रो रहा है और मालती उसको चुप भी नहीं कराती है, रोने देती है। तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती है। वो अपने परिवेश तथा जीवन से पूरी तरह असंतुष्ट है। समझ गए, इस तरह से लिखना है आपको। और क्वेश्चन में भी देख रहे हैं जैसे आपको लिखा हुआ है कि अपने शब्दों में लिखिए। तो ऐसा नहीं कि हम जो अभी आपको वीडियो में बता रहे हैं तो सेम यही रट लिए, या फिर अगर आप कोई गेस्ट पेपर पढ़ लें वहाँ से रट लिए, या हम जो ऊपर PDF आपको देंगे वहाँ से आप लोग उसमें से क्वेश्चन का आंसर रट लिए। कहीं से भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और अपने एग्जाम में जा करके आपको क्या करना है, अपने शब्दों में अपने उत्तर को लिखना है, यानी कि अपने भाषा में बना करके अपने उत्तर को लिखना है। और वो सबसे बेटर होगा, क्योंकि अगर आप रट के लिखिएगा तो भूल जाएगा, लेकिन समझ के लिखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। तो चंपारण के क्षेत्र में, चंपारण का जो क्षेत्र है ये पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था जो पानी को रोकता था, और धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद महावन समतल हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव को रुकावट नहीं होता और वहां से बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई जो वीडियो है अधिकतर बच्चे बिहार के ही होंगे जो देख रहे होंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है। तो बिहार में देखते होंगे कि बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो बाढ़ आता है, ये बाढ़ आने का कारण क्या होता है। जो हमारे यहाँ बाढ़ आने का कारण है, सेम यही कारण था चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण। तो क्या होता है कि पेड़ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में काटा जा रहा है। चारों तरफ जो देखते होंगे आप लोग, खाली पेड़ को ही काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो जंगल हो जाता है वो समतल हो जाता है, और पानी जो हो जाता है वो ऐसे डायरेक्ट पानी आ जाता है, उसको रुकने का या कोई मौका ही नहीं मिलता है। जो जमीन होता है वो समतल हो जाता है, और बाढ़ के पानी में बहाव में उसको कोई रुकावट ही नहीं होता, तो बाढ़ और जल्दी से आ जाता है। तो बाढ़ के प्रचंडता का होने का मेन यही कारण है, जंगलों की कटाई। एक वर्ड में याद रखना है कि चंपारण क्षेत्र में प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है, बाढ़ की प्रचंडता को बढ़ने का क्या कारण है। तो एक ही वर्ड आपको याद रखना है, वो है जंगल की कटाई। सबसे मेन यही रीजन है, जंगल की कटाई, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का। इसको अच्छे से याद कीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को 8 क्वेश्चन करवाएं। 8 के बदला आपको और भी ज़्यादा करवा सकते थे, लेकिन उतना करवाएंगे ना तो आप लोग अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा, और सोचिएगा कि एक ही दिन में कितना क्वेश्चन याद करें, छोड़ देते। इसलिए रोज आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसको अच्छे से आप लोग करते रहिए। जितना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सबको सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम
एग्जाम से पहले करवा देंगे। और जितना क्वेश्चन है इसको अगर कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ऊपर जो पीडीएफ दिए उस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बार बार सिर्फ रिवाइज करते रहिएगा, समझ गए। वीडियो में आपको क्वेश्चन का आंसर करवा ही रहे हैं, बस आपको जो ऊपर पीडीएफ मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ रहेगा। और पीडीएफ का प्राइस बता ही दिए, केवल और केवल 30 रुपये है। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो ले लीजिएगा, इस नंबर पर पे करके, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज करके, और आपको मैसेज बस कर देना, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है केवल और केवल आपको 30 रुपये में मिल जाएगा, समझ गए। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए ले लीजिएगा, और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।